नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। बहुत दिनों से आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे और इंग्लिश को लेकर के बेसिकली कि इंग्लिश का गुरुजी कुछ क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए या पेपर दिखा दीजिए कैसा आता है, पेपर सॉल्व करवा दीजिए। बेसिकली इंग्लिश की अगर बात की तो इंग्लिश मेरी बड़ी कमजोर रही है और इंग्लिश में मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूं, ये आप सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन आप लोग ने इतना ज्यादा कमेंट कर दिया गुरुजी कि आप बस पेपर दिखा दीजिए कैसा पेपर आता है, उसका उत्तर लिखना कैसे, उसका नोट्स ही तैयार कर दीजिए किस तरीके से। तो मैंने काफी हद तक बड़ी मेहनत करी है इस लेक्चर से, इस पीडीएफ के माध्यम से, और जहां तक मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से 100% आपको देने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं इंग्लिश का कोई टीचर नहीं हूं और ना ही इंग्लिश मुझे पूरी तरीके से आती है। लेकिन आपका प्यार और आपके इतने कमेंट्स, इतने फोन कॉल्स, इतने एसएमएस की वजह से मुझे इंग्लिश पर लेक्चर बनाना पड़ रहा है। आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा अगर कुछ गलतियां होती तो उसको आप मैनेज कीजिएगा। क्लियर? तो इसी चीजों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इंग्लिश लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में प्रायः इंग्लिश को भी हिंदी में समझने की एक प्रक्रिया चलती है। इसीलिए आज का लेक्चर जो है इसके माध्यम से मैं हिंदी को मतलब इंग्लिश को हिंदी के माध्यम समझाने का प्रयास करूंगा। यानी चीजों को आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों बाइलिंगुअल सिस्टम से चलेगा और ये नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। तो दो पेपर मैंने सॉल्व कर लिए हैं और उन दोनों पेपर के नोट्स आपको मिलेंगे जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं। जुड़ना कैसे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। हालांकि ये प्रथम सेमेस्टर 2026 के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, 27 के लिए। इंग्लिश लिटरेचर में आपको पढ़ना है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको जानना है। अब आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीजें इसमें आती हैं आपके। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके किसमें, सेक्शन ए में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका मैं पहली बात आपको पेपर दिखाने जा रहा हूं कि पेपर आपको मैं डायरेक्टली आपको पेपर दिखा दूं, फिर उसके बाद में मैं इसके आंसर के बारे में आपको बताने वाला हूं ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं। ठीक है, तो आइए पेपर को हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए भाई ये पेपर आपका आ चुका मेजर कोर्स एनईपी के अंतर्गत ये परीक्षा हुई है। ठीक है, और ये पेपर है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, ये पेपर का नाम है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पहले जब पेपर ये शुरू हुआ था तो 3 घंटे का पेपर होता था, अब 2 ही घंटे का आपका पेपर होगा। 75 नंबर का पूर्णांक है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देश के अनुसार ही लिखने हैं। सेक्शन ए का जो पेपर है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था। लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, यानी आपको 5 प्रश्न दे, 5 के उत्तर आपको लिखने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न है। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स, यानी आपको जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर आपको 75 शब्दों से अधिक ना हो उत्तर, ये बात ध्यान रखना है और इस तरीके से लिखना है। 5 क्वेश्चंस करने हैं, 3-3 नंबर का एक प्रश्न, 15 नंबर यहां से आपका मिलने वाला है। ऐसे परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं अति लघु उत्तरीय के। अब देखिए क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको अगर दिख पा रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए कुछ थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई पड़ा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। इतनी पावर है मेरे हाथों में कि हाथ दिखाते ही वो साफ हो जाता, थोड़ा वो तो साफ हुआ होगा। चलो भैया, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एसे एंड इम्पर्सनल एसे, यानी कि फॉर्मल एसे और इम्पर्सनल एसे के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, दोनों के अंतर को मैं समझाऊंगा बारीकी के साथ अभी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, डिफाइन द टर्म एनालॉजी, यानी कि एनालॉजी टर्म जो है, एनालॉजी जो टर्म है यानी शब्द है, इसके बारे में आपको परिभाषित करना है इस शब्द को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर, व्हाट अकॉर्डिंग टू बेकन्स आर द यूजेस ऑफ स्टडीज, यानी कि अकॉर्डिंग टू बेकन, यानी फ्रांसिस बेकन के अनुसार स्टडी ऑफ स्टडी उनकी एक रचना भी है, तो उनके अनुसार जो स्टडी होती है वो क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ एक, इसके बारे में मैंने आपकी पूरी कहानी पढ़ा रखी द लास्ट लीफ की। तो ये टाइटल क्यों द लास्ट लीफ ही क्यों रखा गया, आखिरी पत्ता ही क्यों रखा गया इस कहानी का टाइटल। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस यानी इसके महत्व पर आपको प्रकाश डालना है, महत्व लिखना है इसका बेसिकली। ठीक है, तो सब कुछ आपको बताने का प्रयास। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके हो गए अति लघु उत्तरीय के। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस,
आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग दीज 3 क्वेश्चंस, यानी कि 3 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न करने हैं। ईच क्वेश्चंस करीज 7.5 नंबर, यानी कि 7.5 मार्क्स। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स, यानी कि आपको 200 शब्दों से अधिक इन प्रश्नों के उत्तर को नहीं लिखना है, 200 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। 7.5 नंबर का एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे नंबर मिलेगा, 15 नंबर का ये भी आपका पैटर्न। यहाँ पर आपको यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ मिल रहा होगा। प्रश्न है कि यू आर द रेजिडेंट ऑफ कैलाश नगर, रांची, बिहार। योर कॉलोनी हैज मिसरेबल, थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है, इसको मैंने अच्छे तरीके से लिख रखा, उसमें मैं चर्चा कर लूंगा इसके बारे में। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, वहीं पर आपसे यहीं पर अगला क्वेश्चन था आपका, क्या था प्रश्न? इट इज सफर इन द जंगल देन इन द टाउन, सेज सुंदर सिंह। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द कंटेंट ऑफ द स्टोरी। द टनल स्टोरी के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया, इस कथन की विवेचना कीजिए, इस कथन के बारे में बताना है आपको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रश्न है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। ये जो लाइन दी गई है आपको, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्रिवेंटेज एंड राइटिंग फॉर, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं इसको देखूंगा बाद में, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने इसको बढ़िया तरीके से लिख रखा है, एकदम स्पष्ट शब्दों में इसके बारे में व्याख्या, संदर्भ से व्याख्या आपको लिखनी है, ठीक है। क्रिटिकल कमेंट्स एज रिक्वायर्ड, यानी कि आलोचनात्मक एक कमेंट भी, एक टिप्पणी भी, आलोचनात्मक टिप्पणी भी करनी, संदर्भ प्रसंग के साथ आपको एक आलोचनात्मक टिप्पणी भी इस लाइंस पर देनी है। अगर ये प्रश्न करने में सक्षम है तो ये कर दीजिएगा, अथवा दूसरा प्रश्न भी और करके आपको दिया है प्रश्न, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स when they were children to sketch their imagination to the conception of, तो ये सब पूरा दिया हुआ है आपका, ठीक है। इसके बारे में आपको इन प्रश्नों के बारे में देखना, तो ये सब आपका रहा थोड़ा सा संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन। सेक्शन सी की बात की जाए तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, यानी कि 15 नंबर का एक प्रश्न है और आपको यहाँ पर किसी 5 क्वेश्चंस में से किसी 3 क्वेश्चंस के उत्तर लिखने हैं। हालांकि ये 3 घंटे वाली परीक्षा में था, अब आपको 1 या 2 क्वेश्चन से लिखने के लिए बोला जाएगा, और 15 नंबर का आपका नंबर, ये अगर प्रश्न है तो आपका, ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न तो 45 नंबर यहाँ से हो जाता है अगर इस पेपर के हिसाब से देखें, बाकी तो अब ऐसा कम ही क्वेश्चंस, मतलब ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रखा है इसमें। राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि एक नोट लिखिए, एक टिप्पणी लिखिए, एक अच्छे तरीके से इस पर बताएं, विवरण दीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग, यानी कि भारतीय जो एक प्रकार से इंग्लिश में जो भारतीय लोगों ने लिखा, जैसे कि श्री अरविंदो, ठीक है, या फिर और भी तमाम लोगों ने लिखा, तो उन सभी लोगों ने कैसे लिखा, किस तरीके से लिखा, तो उसके बारे में, किस तरीके से विकास हुआ इंग्लिश राइटिंग का भारत में, तो वही इंडियन राइट इन इंग्लिश, तो इसका विकास कैसे हो इसके बारे में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी लघु कथा या जो छोटी कहानी होती है, यानी कि जिसको कहानी कहते हैं हिंदी में, तो उस कहानी के एलिमेंट्स माने तत्व, कहानी के तत्व कौन कौन से प्लॉट हो गया, ठीक है, जैसे कि सेटिंग हो गया, जैसे कि लैंग्वेज एंड स्टाइल हो गया, इन सभी के बारे में, ठीक है, डायलॉग हो गया, ठीक है, कैरेक्टर्स हो गए, तो ये सब इसकी शॉर्ट स्टोरी के तत्व होते हैं, तो सभी के बारे में विस्तार से आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद में आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला प्रश्न आपसे बना हुआ है, प्रश्न आपका आ चुका है, Fruities since when the child loses his parents, discuss the theme of the story The Lost Child in reference to the about statement। तो ये जो रचना है द लास्ट चाइल्ड, इसके बारे में आपको बताना है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके इस कथन की विवेचना करनी है इस कहानी के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन से व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट इंडियन थॉट रिगार्डिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
यानी कि विश्व के संदर्भ में इन्होंने क्या बातें बताई है इंडियन के बारे में, ठीक है, इंडियन थॉट्स के बारे में, भारतीय विचारों के बारे में, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हिंदी में भी अभी मैंने क्वेश्चंस को लिख रखा, अंग्रेजी पहले पेपर आपको दिखा रहा हूँ। डिस्कस द प्लॉट ऑफ द स्टोरी द लेमेंट, यानी कि द लेमेंट स्टोरी का कथानक बढ़िया से लिखिए, ठीक है। द लेमेंट एक रचना है, कहानी है, इसके बारे में आप इसका एक क्या लिखे, इसका प्लॉट, प्लॉट माने होता है कथानक, यानी कि इसकी स्टोरी क्या है, पूरा स्टोरी बतानी है। या दूसरा क्वेश्चन पूछा गया डिस्कस द जोसेफ एडिसंस एज अ SC/ST, यानी कि एक निबंधकार के रूप में जोसेफ एडिसन के बारे में आपको विवरण देना है, इनके बारे में बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। अब हम आपको उत्तर की श्रृंखला की तरफ ले चलते हैं कि आखिरकार इससे उत्तर कौन कौन से पूछे गए थे, मतलब उत्तर कैसे लिखना है आपको। चलिए, उत्तर आपके समक्ष आ चुका है। तो सबसे पहला क्या था आपका सेक्शन ए, यानी कि आपसे पूछा गया था कौन सा सेक्शन है, यानी सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 75 शब्दों में इनके प्रश्नों का उत्तर लिखना था। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एसे एंड इम्पर्सनल एसे, यानी फॉर्मल एंड इम्पर्सनल एसे के बीच में क्या डिफरेंस है आपको बताना था। औपचारिक, फॉर्मल एसे को औपचारिक निबंध कहते हैं, ठीक है, और इसको फॉर्मल एसे कहते हैं, और अवैयक्तिक निबंध जिसको आप कहते हैं उसी को हम इम्पर्सनल एसे कहते हैं, यानी कि अवैयक्तिक निबंध कहा जाता है हिंदी की अगर बात की जाए। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। बढ़िया क्वेश्चन है। तो लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे, देखिए मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। देखिए, अ फॉर्मल एसे इज अ शॉर्ट, यानी कि एक औपचारिक निबंध गद्य में क्या होता है, एक छोटा अपेक्षाकृत गंभीर, यानी कि अ शॉर्ट रिलेटिवली सीरियस एंड ऑब्जेक्टिव कंपोजिशन इन प्रोज, यानी एक औपचारिक निबंध गद्य में क्या होता है, गद्य में एक छोटा अपेक्षाकृत गंभीर मुद्दों पर और वस्तुनिष्ठ यानी सही सही होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऐसी रचना है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ इम्पर्सनल एसे, इसे अवैयक्तिक निबंध या बेकनियन निबंध के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यानी इसी को, औपचारिक निबंध को ही हम अवैयक्तिक निबंध के रूप में भी जानते हैं। पर्सनल एसे जो होता है, पर्सनल एसे वो होता है वैयक्तिक निबंध, और वो अलग होता है बेसिकली किससे, वो अलग होता है औपचारिक निबंध से, वो अनौपचारिक निबंध हो जाता है। यहां पर क्या है, तो अवैयक्तिक निबंध या बेकनियन निबंध के रूप में भी इसको जानते हैं, आल्सो नोन एज इम्पर्सनल एसे और अ बेकनियन एसे, एज इट इज यूज्ड फॉर द डिस्कशन ऑफ आइडियाज। इसमें होता यह है बेटा, क्योंकि इसका उपयोग विचारों की चर्चा के लिए किया जाता है। किसका, जो इम्पर्सनल एसे होता है, या फिर जो आपका जैसे बेकनियन एसे कह सकते हैं, जिसको बेकन्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया, फ्रांसिस बेकन, बेकनियन एसे बोल दे, या फिर आप जो है इसको फॉर्मल एसे बोल दे, एक औपचारिक निबंध बोल दे, तो बात एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं। इट्स प्राइमरी पर्पज is to inform or pursued using an objective style, whereas a personal essay use a subjective familiar style। कह रहा कि इसका प्राथमिक उद्देश्य जो होता है यह सूचित करना होता है या समझाना होता है जो एक वस्तुनिष्ठ शैली का उपयोग करता है, जबकि एक व्यक्तिगत निबंध जो होता है बेटा वो आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव परिचित शैली का उपयोग करता है। तो जो एक व्यक्तिगत निबंध होता है वो अलग होता है, इससे पर्सनल जो होता है इससे, और जो आपका क्या नाम है, जो बेकनियन एसे है या अवैयक्तिक निबंध है या फिर आपका इम्पर्सनल एसे है, बात एक ही है इनका, ठीक है, इनमें डिफरेंस नहीं होता। नोट यहां पर लिखेंगे कि फॉर्मल एंड इम्पर्सनल एसे आर इसेंशियली द सेम टाइप, यानी औपचारिक और अवैयक्तिक निबंध अनिवार्य रूप से एक ही प्रकार के हैं, यानी द सेम टाइप, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी एंड सीरियसनेस, यानी जिनकी विशेषता वस्तुनिष्ठता और गंभीरता है। यानी कि चाहे आप फॉर्मल एसे की बात करेंगे या आप इम्पर्सनल एसे की बात करेंगे, दोनों प्रकार के एसे उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी जो विशेषता है वह वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी एंड गंभीरता यानी कि सीरियसनेस उसमें पाया जाता है। ये दोनों विशेषताएं आपकी दोनों एसे में, दोनों निबंधों में दिखाई पड़ती हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या इस प्रश्न के उत्तर में मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने समझाने का जो तरीका रहा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है।
मैं जानता बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन आपके द्वारा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया गया है कि मैं पढ़ाने के लिए आ चुका हूं, ठीक है, और मैदान में आ चुका हूं। तो हाथ खाली ही क्यों ना हो पर उठाए तो रहिए, पैर दलदल में क्यों ना हो पर जमाए तो रहिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुकता नहीं है, जरा नीचे से हाथ लगाए तो रखिए। और आप नीचे से हाथ लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने मुझे आधार प्रदान किया है कि आप गुरुजी पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। आप ऐसे मंच देते रहें, आप ऐसे आधार प्रदान करते रहें, हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, दिन रात आपके लिए क्लास करते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और हो सकता है 2-3 दिनों में मैं अगला भी पीडीएफ इसका मतलब अगला भी लेक्चर लेकर के आऊं, अगला भी मॉडल पेपर। चले, प्रश्न आपका, डिफाइन द टर्म एनालॉजी। शब्द सादृश्य यानी एनालॉजी को परिभाषित कीजिए, ये क्या होता है? एन एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट और थिंग्स, यानी कि ये दो कॉन्सेप्ट, दो अवधारणाओं या दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन तुलना करता है। टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स और अनफैमिलियर आइडिया बाय हाईलाइटिंग देयर सिमिलरिटी और शेयर्ड रिलेशनशिप। कहता है कि सादृश्य जो होता है, एनालॉजी जो शब्द है, दो अलग अलग अवधारणाओं या चीजों के बीच एक तुलना होता है जो उनकी समानता यानी कि सिमिलरिटी या साझा संबंध को उजागर करता है, हाईलाइट करता है। एक जटिल या अपरिचित विचार की व्याख्या करने के संदर्भ में दो अलग अलग चीजों या दो अलग अलग अवधारणाओं के बीच उनकी समानता और उनके जो बीच में जो रिलेशनशिप है, जो साझा संबंध है, उन संबंधों को दिखाने का प्रयास एनालॉजी करता है। इसी को सादृश्यता कहते हैं। दो चीजों, दो वस्तुओं के बीच में जब मतलब की कंपैरिजन की जाती है, उनके बीच में क्या सादृश्य, सामान्य साथ में, सदृश्य माने देखना, यानी साथ में क्या समानता है इसमें। तो दो चीज हो गई, दो कोई कॉन्सेप्ट हो गई, दो अवधारणा हो गई, तो उसमें समानता क्या है, तो इसी समानता को ही सादृश्यता कहते हैं, जो दो कॉन्सेप्ट के बीच में होती है। दो कवियों के बीच में हो सकती है, दो लेखकों के बीच में हो सकती है, दो पुस्तकों के बीच में हो सकती है। It can be powerful tools used to pursue, explain or illustrate is writing, यानी कि ये लेखन में समझने, लेखन में किसी भी चीज को समझाने, किसी भी चीज की व्याख्या करने या दृष्टांत यानी उदाहरण देने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन? सादृश्यता। जैसे कि विशेष के तौर पर हम लिखते हैं, जैसे कि एक कोई काव्य रचना है, उस काव्य की हमने व्याख्या लिखी, तो उसके नीचे हम लिखते हैं कि ऐसा और भी एक कवि ने लिखा है, तो विशेष के नीचे हम एक सादृश्यता में चीजें लिख देते हैं कि भाई ये नोट, ये भी ऐसे ही विशेषता वाला एक कवि ने और भी ऐसी ही रचना लिखी है, नीचे हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को करने में ये सादृश्यता अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, हालांकि अंग्रेजी साहित्य की ही देन है। तो किया जाने वाला एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है ये सादृश्यता। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, द ह्यूमन हार्ट इज लाइक अ पंप, यानी कि मानव हृदय एक पंप की तरह है। तो कंप्रेस द फंक्शनल सिमिलरिटी बिटवीन द टू, यानी कि यहां पर दोनों के बीच कार्यात्मक समानता की तुलना की गई। जिस तरीके से एक पंप जो होता है वो ऐसे पंपिंग का काम करता है, ऐसे ही ह्यूमन जो हृदय होता है, जो ह्यूमन हार्ट होता है, वो भी पंप की तरह धड़कता रहता है। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए दोनों की तुलना करने में यहाँ पर उपयोगी हो गया। तो यहाँ पर एनालॉजी शब्द का, ये टर्म का ये उद्देश्य होता है और काव्य में ऐसी चीजों का बहुत जरूरत पड़ती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा इसका? इंग्लिश का भी पीडीएफ, जो 2 पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, और भी तमाम पीडीएफ आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी। जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, तो ये मिल जाएगा, आपको आइडिया लगेगा। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 99 84 039 139 इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। हालांकि इंग्लिश के लिए भी मैंने 2 पेपर को सॉल्व कर लिया है, तो उन दोनों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये एक तो आप देख ही रहे, एक दूसरी भी है, वो भी मिल जाएगी। और इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव की भी और भी तमाम प्रकार की चीजें आपको मिलती रहेंगी अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। और अगली बार और व्यवस्था की जा रही है कि अब की बार सेकंड सेमेस्टर से और भी धाकड़ अंदाज में अंग्रेजी के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ये सब लिख करके भेजेंगे, तुरंत आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा।
उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। और जैसे ही फीस 100 रुपये जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिल जाएंगे। हालांकि इंग्लिश का बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश का भी जो भी कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, वो सब मैं और भी बनाने का प्रयास करूंगा, तो वो सब आपके पास मैं सेंड करता रहूंगा, तो परेशान नहीं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में नोट्स आपको मिल जाएगा जो भी है, ठीक है। तो आपको साथ जोड़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, को करिकुलर का मिल जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। और को करिकुलर में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं, वो सभी मिल जाएंगे आपको जुड़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं गुरुजी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का हम एक साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दो बच्चे एक साथ, जो बच्चे एक साथ जुड़ना चाहते हैं उनकी फीस 150 रुपए है, यानी कि 150 रुपए में उनका सभी सब्जेक्ट का फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हो जाएगी और पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और सेकंड सेमेस्टर की उनकी जो है नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगी। सेकंड सेमेस्टर की पूरी क्लास 6 महीने तक उसमें आप जुड़े रहेंगे, सेकंड सेमेस्टर वाले, यानी मई जून तक आप जुड़े रहेंगे, 2026 मई जून तक आपके लिए 150 रुपए में हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा और आपका सेकंड सेमेस्टर का पूरी क्लास और पूरा पेपर तक तैयारी होगी सब चीज की। उसमें आपको किताब या सीरीज लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सब्जेक्ट की खुद ही सोचो, एक सब्जेक्ट की सीरीज लोगे कितना रुपया पड़ेगा, कम से कम आपका रुपया पड़ेगा जो है 60 रुपए का। उसमें हिंदी अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाला नोट्स केवल हिंदी में ही रहता, मतलब अंग्रेजी में रहता है, हिंदी में नहीं रहता है। लेकिन मैं जो नोट्स तैयार करूंगा हिंदी अंग्रेजी दोनों में तैयार करूंगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि और भी नोट्स वगैरह, जैसे द लास्ट लीफ का नोट्स हमारे पास है, वो और एक आध दो और चैप्टर्स के नोट्स हैं, वो सब भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपका फायदा होगा बहुत सारा। और सेकंड सेमेस्टर में परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आप अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको बस टिक लगाना होता है, उसमें आपकी कॉपी कंप्यूटर चेक करता है। तो ऐसे में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों की फीस अगर अभी जमा करेंगे तो आपका फायदा होगा, मात्र 150 रुपए में आप बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपए की है, तो 10 आपके 5 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, 5 सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में, आपका कितना हो जाएगा, कम से कम आपका 600 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी, केवल जो है उसकी क्या नाम है, सीरीज वगैरह खरीदेंगे, नोट्स वगैरह खरीदेंगे मार्केट से। लेकिन हमसे जुड़ेंगे तो केवल 150 रुपए में आपका दोनों सेमेस्टर की तैयारी हो जाएगी और आप बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तुरंत जुड़े, देर ना करें, इस नंबर पर तुरंत एसएमएस करें और तुरंत पीडीएफ नोट्स पर आप अपने आपको आगे बढ़ाएं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, देखिए तीसरा प्रश्न आ चुका बेटा। प्रश्न, व्हाट अकॉर्डिंग टू बेकन आर द यूजेस ऑफ स्टडीज। बेकन के अनुसार अध्ययन के क्या उपयोग हैं। बेकन के अनुसार अध्ययन का क्या उपयोग है। वैसे ऑफ स्टडीज इनकी रचना भी है। देखो फ्रांसिस बेकन, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन यसे ऑफ स्टडीज, स्टडीज यानी कि इनका जो निबंध है, फ्रांसिस बेकन के निबंध ऑफ स्टडीज के अनुसार, स्टडीज सर्व मेनली फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यानी कि अगर आप स्टडी, जो इनका निबंध है, इनका जो यस्से है किसका, फ्रांसिस बेकन का, इसके अनुसार देखें तो स्टडी के बारे में उन्होंने कहा कि अध्ययन मुख्य रूप से आनंद के लिए, मेनली फॉर डिलाइट यानी आनंद के लिए, ऑर्नामेंट यानी कि ऑर्नामेंटेशन मतलब होता है अलंकरण के लिए, और क्षमता के लिए, एबिलिटी क्षमता के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आनंद के लिए, अलंकरण के लिए और क्षमता के लिए काम करते हैं। कौन, जो पढ़ाई वगैरह होती है, ठीक है। डिलाइट, आनंद इज यानी कि डिलाइट इज अचीव्ड इन प्राइवेट लाइफ, इसको आप कह सकते हैं प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। आनंद जो होता है निजी जीवन यानी एकांत और सेवानिवृत्ति में प्राप्त होता है, ऐसा आप स्टडी में बताएं। एकांत कैसे प्राप्त होता है, शिक्षा से क्या होता है, आप जैसे कि नौकरी लग गई, आपकी पढ़ लिख करके नौकरी लगी, और उसके बाद में जब आप जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो आप आराम से इंजॉय करते हैं, तो आनंद की प्राप्ति उसमें होती है। दूसरा होता है ऑर्नामेंटेशन, अलंकरण क्या होता है, ऑर्नामेंट इज अचीव्ड इन कंजर्वेशन यानी कि डिसोर्सेस, यानी अलंकरण बातचीत यानी संवाद में प्राप्त होता है, ठीक है। जब आप बातचीत करते हैं किसी से तो उससे आपको संवाद में जो है अलंकरण मिलता है। एबिलिटी क्या है, क्षमता, इज अचीव्ड थ्रू इम्प्रूव्ड जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, यानी कि क्षमता बेहतर निर्णय और व्यवसाय के निपटान के माध्यम से प्राप्त होती है। अतः आपको अगर क्षमता आपके अंदर कैसे आएगी, जब आप अच्छे उचित निर्णय ले पाएंगे। उचित निर्णय कब लेंगे, जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो स्टडी जो होती है उसके कई सारे उपयोग हैं आपके इन सभी में, यानी कि आपकी क्षमता को बेहतर करने में, आपको अलंकरण यानी बातचीत करने में आपकी क्षमता बढ़ाते हैं, बातचीत करने में आपके अलंकरण को अच्छा करते हैं,
आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे जिसको सुन करके सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाएगा, और ऐसे ही आपका क्षमता का विकास होता है, ऐसे ही आपकी भाषा शैली का विकास होता है, पढ़ने से इन सभी चीजों का विकास होता है, ऐसा ही बताते हैं। ठीक है, तो अलंकरण यानी ऑर्नामेंटेशन, डिलाइट यानी आनंद, और साथ ही साथ में एबिलिटी यानी क्षमता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग क्या होती है बताएं। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग textual content for various digital platforms and mediums such as websites, blogs and social media। तो कंटेंट, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, अब मैं वीडियो बनाने से पहले कंटेंट राइट कर रहा हूं, जैसे मैं कंटेंट राइट है, ये कंटेंट राइटिंग हुआ। ठीक है, मुझे कोई ब्लॉग बनाना तो उसके लिए मैं एक कंटेंट राइट करूंगा कि मुझे क्या बोलना है, कैसे क्या क्या करना है, तो कंटेंट राइटिंग उसी को बोलते हैं। आजकल तो मूवीज वगैरह की कंटेंट राइटिंग एआई से लोग करवा रहे हैं। ठीक है, हालांकि चलते हैं आगे। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेक्सचुअल कंटेंट फॉर वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कंटेंट राइटिंग विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और माध्यमों जैसे कि वेबसाइट्स, मीडियम्स सच एज वेबसाइट्स, ब्लॉग एंड सोशल मीडिया, यानी कि जैसे वेबसाइट, ब्लॉगों और सोशल मीडिया के लिए पाठ्य सामग्री बनाने की एक प्रक्रिया होती है, इसी को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। ठीक है, कोई फोटो बनवाता है, कोई टेक्स्ट लिखवाता है, कोई कुछ भी करता है। इट्स गोल इज टू क्रिएट इंफॉर्मेटिव, मीनिंगफुल एंड engaging content that deeply connects with the intended audience, यानी कि इसका लक्ष्य क्या होता है, सूचनात्मक, सार्थक और आकर्षक सामग्री बनाना, जिससे जो हमारे पाठक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो लक्षित दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कंटेंट तैयार करता है ये। इट्स गोल, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका लक्ष्य इज टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, यानी सूचनात्मक, मीनिंगफुल सार्थक, एंड इंगेजिंग यानी कि आकर्षक, इंगेजिंग कंटेंट माने सामग्री, दैट डीपली कनेक्ट्स विद द इंटेंडेड ऑडियंस, यानी कि जो लक्षित, जो हमारे लक्षित दर्शक यानी कि इंटेंडेड ऑडियंस जो हैं, उनके लिए एक प्रकार से गहराई के साथ उनके साथ जुड़ जाती है। इसी को कंटेंट राइटिंग बोला जाता है। इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग हेल्प्स बिजनेस एस्टेब्लिश एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि प्रभावी कंटेंट राइटिंग व्यवसायों को ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करने में, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि अपने ब्रांड के बारे में जागरूकता बनाने, एंड ड्राइव ट्रैफिक टू देयर वेबसाइट, यानी उनकी वेबसाइटों पर ट्रैफिक लाने में मदद करता है। अगर कंटेंट अच्छा लिखा गया है, थंबनेल अच्छा क्रिएट है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ है, तो आपकी यूट्यूब वीडियोस भी चलती हैं। ऐसे ही सेम ये भी होता है। तो ये क्लियर हुआ आपका। तो कंटेंट राइटिंग इसी को कहते हैं। अगर राइटिंग स्किल्स में कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंट हो गया, आजकल तो कंटेंट राइटिंग बड़ा जबरदस्त डिमांड में है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ? द लास्ट लीफ जो रचना है, इसके शीर्षक का क्या महत्व है, इसके बारे में बताएं। द टाइटल द लास्ट लीफ इज हाईली significance as it symbolized hope, perseverance and the connection between life and art। तो शीर्षक है द लास्ट लीफ, अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक आशा, दृढ़ता और जीवन तथा कला के बीच संबंध का प्रतीक है। कला बना देता है, एक पत्ती बनाई जाती है दीवार पर, उस पत्ती को देख करके वो बहुत बीमार रहती है, डॉक्टर बोल देते हैं आप मतलब कि बचना मुश्किल है। ऐसे में उसकी एक सखी रहती है, साथी रहती है, वो एक प्रकार से उसकी मदद करती है बार बार। और जब वो पत्ती मतलब वो जो है एक कलाकार आता है रात की उसी ठंडी रातों में, वो उस पत्ती को उस दीवार पर बना देता है। ये कसम खाती, जिस दिन ये पत्ती, इसको विश्वास हो जाता है, जो नायिका है इसमें लड़की है, उसको विश्वास हो जाता है कि जिस दिन ये लास्ट पत्ता गिरेगा उसी दिन जो है मेरी मृत्यु हो जाएगी। और इस बात को कलाकार जो है, दोनों आर्टिस्ट होती हैं, दोनों मित्र, और एक आर्टिस्ट और रहता है बूढ़ा आर्टिस्ट जो जीवन में कभी सफल नहीं हुआ है। जब वो अपनी कला को बना देता है, उसके बाद में जब वो कला बनाता है और वो दीवार पर ऐसा पत्ता बनाता है कि उसको लगता है लड़की को कि ये पत्ता लगा हुआ है। खूब तेज से आंधी आती, खूब तेज से बर्फीली हवाएं चल रही होती है, लेकिन वो पत्ता, चूंकि पत्ता गिर गया, पेड़ साफ हो गया, लेकिन उसको, लड़की को विश्वास है कि पत्ता अभी गिरा नहीं है, यानी उसकी जीवन अभी बचा हुआ है।
उसको ये विश्वास हो चुका पहले से कि अगर जिस दिन इस लास्ट पत्ता गिर जाएगा इस पेड़ का, उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी, उस दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। और इसी को लेकर के उसने पूरा पत्ता बनाया, जो बेहरमन या कोई है, तो जब वो पत्ता बनाता है तो वो वहीं पर एक प्रकार से वो देखती है अपनी खिड़की से और उसको लगता है कि पत्ता जो है अभी भी गिरा नहीं है, यानी उसकी जीवन की आशा बनी रहती है। लेकिन जो पत्ता बनाता है वो व्यक्ति उसी जाड़े में, उसी बर्फीली आंधियों में मर जाता है। ठीक है, तो कहानी इस तरीके से कुछ है। तो समीचीन, बिल्कुल ठीक है ये पत्ता। फॉर द सिक करेक्टर जॉन सी, द लास्ट लीफ ऑन द वाइन रिप्रेजेंट हर फाइनल थ्रेड ऑफ होप। बीमार चरित्र जिसका नाम है जॉन सी, जॉन सी जो है वो बीमार है, वही जॉन सी मरने की सोचती कि भाई ये पत्ता जिस दिन गिर जाएगा उस दिन हमारी मर जाऊं। तो बेल का एक पत्र है, बेल का एक पेड़ है, उसी पर आखिरी पत्ता उसकी आशा की अंतिम डोर का प्रतिनिधित्व करता है कि जिस दिन ये बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा उसी दिन जो है हमारी डेथ है। इसीलिए कहानी का जो शीर्षक है रखा गया है द लास्ट लीफ। शी बिलीव्स शी विल डाई व्हेन इट फॉल्स, यानी कि इसको विश्वास है कि उसका मानना है जॉनसी का कि जब वह गिर जाएगा तो वह मर जाएगी। पत्ता जिस दिन लास्ट पत्ता गिरेगा इस बेल का उसी दिन मेरी डेथ हो जाएगी, ऐसा जॉनसी का मानना था। लेकिन ऐसा होता, पत्ता जरूर गिर जाता, लेकिन वो बेहरमन नाम का जो एक कलाकार रहता जो जीवन भर अपनी कलाकारी से कभी किसी को पसंद नहीं कर पाया, दो कौड़ी का या घटिया कलाकार जिसको कह सकते हैं वो रहा होगा, मतलब कि कलाकार नंबर 1 का था, लेकिन जीवन में उसको सभी लोग ऐसे दुत्कारते रहते थे। वो कभी भी सफलता की राहों में नहीं पहुंचा बेचारा, लेकिन लास्ट में जब वो सफल हुआ उस पत्ते को बना करके और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है और ये जो है लोग जो है जीवित बच जाती हैं। जॉन सी जो है उसको विश्वास हो जाता है कि भाई पत्ता गिरा नहीं। बहरमन, बहरमन ही नाम था उसका। द पेंटेड लास्ट लीफ इज द मास्टरपीस क्रिएटेड बाय बहरमन्स। बहरमन के द्वारा बनाया गया रंगा हुआ आखिरी पत्ता वह उत्कृष्ट कृति है। उसके अब तक के जीवन की सबसे अच्छी रचना वही पत्ता उसने बनाया था, बहरमन। Which shapes Johnson's life by giving her the will to live, यानी कि वह जो जॉन्सी को जीने की इच्छा देकर उसका जीवन बचाती है, लाइफ। दस यानी इस हाईलाइटिंग द पावर ऑफ सेल्फलेस सेक्रीफाइस एंड आर्ट, यानी वो क्या करता है, इस प्रकार निस्वार्थ बलिदान और कला की शक्ति को जो उजागर करती है रचना, क्योंकि जॉन्सी को जीने की इच्छा देकर के उसका जीवन बचाती है, उसका जीवन बचाता है कौन, बचाती है बहरमन। और इस प्रकार निस्वार्थ बलिदान अपने शरीर मर जाता है, वो जो होता है बूढ़ा कलाकार वो भी मर जाता है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पर 200 शब्दों में प्रश्न के उत्तर को लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये आपसे देखा गया था, ये आपका प्रश्न था। 7वां नंबर क्या प्रश्न था, इट इज सफर इन द जंगल देन इन द टाउन सेज सुंदर सिंह, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द टनल। सुंदर सिंह कहते हैं कि शहर की तुलना में जंगल में अधिक सुरक्षित है। कहानी द टनल के संदर्भ में इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। इस कथन के बारे में देखिए, कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ कहां से। द स्टेटमेंट इज मेड बाई सुंदर सिंह द रेलवे वॉचमैन टू द बॉय सूरज इन रस्किन बॉन्ड्स स्टोरी द टनल। सूरज इज सरप्राइज्ड बाई सुंदर सिंह जैसे रिलेशनशिप विथ अ लियोपोर्ड दैट लाइव्स नियर द टनल। टनल माने होता है गुफा। यह कथन रसिकन बॉन्ड की एक कहानी है द टनल। उसमें रेलवे वॉचमैन एक है, उसका नाम है सुंदर सिंह, द्वारा लड़का एक है, उस लड़के का नाम सूरज। उस सूरज से कहता है कि सूरज सुरंग के पास रहने वाले एक तेंदुए के साथ सुंदर सिंह के सहज संबंध से आश्चर्यचकित है। वो लड़का जो है, सूरज सुरंग के पास रहने वाले एक तेंदुआ है जो सुरंग के पास रहता है, उस तेंदुआ और जो सुंदर सिंह जो वॉचमैन है, उस सुंदर सिंह वॉचमैन के बीच और उस तेंदुए के बीच जो गुफा के पास रहता है, उन दोनों के बीच में एक काफी बॉन्डिंग है, एक काफी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा संबंधित है। उसी चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कौन, सूरज, जो कि एक लड़का है। जस्टिफिकेशन की अगर बात की जाए, जस्टिफिकेशन औचित्य, पीस विथ नेचर, प्रकृति के साथ शांति। सुंदर सिंह लाइव्स इन हार्मोनी विद द
वाइल्ड एनिमल्स, सुंदर सिंह जंगली जानवरों के साथ सद्भाव में रहता है, इंक्लूडिंग द लियोपार्ड, जिसमें तेंदुआ भी शामिल है। व्हिच इज अफेक्शनलिटी, मतलब कि अफेक्शन टेली कॉल्स, जिसे वह प्यार से हिज लियोपार्ड बोलता है, यानी कि उसका तेंदुआ या उसका तेंदुआ से पुकारता है, कहता है कि मेरा तेंदुआ है। He views the jungle as a living entity where boundaries are understood and respected. वह जंगल को एक जीवित इकाई के रूप में देखता है कि जंगल एक जीवित इकाई है जहां सीमाओं को समझा और सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने चीजों को समझा। तो ये आपका कहानी के बारे में है, एक मनुष्य और एक तेंदुआ के बीच के जो संबंध है उसको बहुत ही बारीकी से समझाया गया। सेफ्टी कॉन्टेक्स्ट, सुरक्षा विरोधाभास। To justify the jungle safety, Sundar Singh cities a specific immediate threat he faced in the human dominated environment. जंगल की सुरक्षा को सही ठहराने के लिए सुंदर सिंह एक विशिष्ट तत्काल खतरे को का हवाला देते हैं जिसका सामना उन्होंने मानव प्रधान वातावरण में किया था। बट लास्ट मंथ व्हेन, लेकिन पिछले महीने, व्हेन जब, आई वेंट इनटू टाउन, जब मैं शहर गया था, आई वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाई अ बस, तो मैं एक बस से लगभग कुचल गया था। ठीक है, मॉडर्न डेंजर, आधुनिक खतरा की अगर बात की जाए, द टाउन रिप्रेजेंट्स मॉडर्न चोज, शहर आधुनिक अराजकता, इंडस्ट्रियल डेंजर्स, औद्योगिक खतरे जैसे कि लाइक द बस, यानी बस का खतरा, एंड द इंडिफरेंस ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी, और मानवीय तकनीक की उदासीनता का प्रतिनिधित्व करता है। द जंगल विल होम टू विल्ड एनिमल्स, यानी जंगल जो होता, हालांकि जंगली जानवरों का घर है, ऑपरेट्स ऑन अ प्रेडिक्टेबल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि जंगल हालांकि जंगली जानवरों का घर है, जीवन और which सुंदर सिंह अंडरस्टैंड एंड नेविगेट्स सेफली, भले ही जंगली जानवरों का घर है, जीवन और मृत्यु के एक अनुमानित चक्र पर काम करता है जिसे सुंदर सिंह समझता है और सुरक्षित रूप से जो है नेविगेट करता है। तो इस तरीके से एक कथन जो है इसके संदर्भ में बिल्कुल ठीक है जो आपके लिए पूछा गया था। सेक्शन सी की अगर बात की जाए, यहां से क्वेश्चन देखेंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, बहुत ही बारीकी के साथ देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे। तमाम सारे क्वेश्चंस हैं दीर्घ उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। चले, प्रश्न, राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। अंग्रेजी में भारतीय लेखन के विकास पर एक टिप्पणी कीजिए। चले, द बिगिनिंग एंड अर्ली इमेजिनेशन, यानी शुरुआत और प्रारंभिक नकल। शुरुआती दौर में किस तरीके से अंग्रेजी साहित्य में लेखन शुरू हुआ भारतीयों का? 1880 के दशक की बात है। देखिए, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश IWE began during the British rule when English education was introduced. अंग्रेजी में भारतीय लेखन की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई, जब यहां अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई। अंग्रेजी शिक्षा जो है यहां पर जब शुरू की गई तभी भारत में अंग्रेजी लेखन परंपरा की शुरुआत भी होती है। इनिशियली इंडियन राइटर्स मोस्टली imitated द स्टाइल एंड थीम्स ऑफ ब्रिटिश पोएट्स, यानी कि अभी 1880 के दशक से जो भारतीय पोएट हैं, इंडियन पोएट जो हैं, उन लोगों ने लिखना जो प्रारंभ किया वो नकल पर लिखना शुरू किया। जो ब्रिटिश पोएट है उन्हीं की नकल पर लिखना शुरू किया, यानी कि शुरुआत में भारतीय लेखकों ने ज्यादातर ब्रिटिश कवियों की शैली और विषयों की नकल करी और उसी नकल के आधार पर
अंग्रेजी साहित्य भारत में शुरू होता है, अंग्रेजी का लेखन शुरू होता है। की वर्क, द फर्स्ट मेजर बुक बाय एन इंडियन इन इंग्लिश वाज द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद। यानी अंग्रेजी में एक भारतीय द्वारा पहली प्रमुख पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद 1793 में लिखी गई थी। एक भारतीय ने अंग्रेजी में इस रचना को लिखा था। यह रहा शुरुआती दौर, जो कि ब्रिटिश के जो कवि हैं उन्हीं को देख करके उन्हीं की शैली में लिखा जा रहा था। दूसरा, द नेशनलिस्ट एंड सोशल फेज आता है, राष्ट्रवादी और सामाजिक चरण जब आता है 1920 से लेकर के 1960 तक का जो समय है, इस काल में किस तरीके से भारतीयों ने अंग्रेजी लेखन में, अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर में क्या योगदान दिया, उसकी अगर बात की है तो यहां पर देखें। दिस वॉज द क्रूशियल फेज वेयर राइटर्स फाउंड एन ऑथेंटिक इंडियन वॉइस। यह वह महत्वपूर्ण चरण था जहां लेखकों ने एक सच्चा भारतीय स्वर पाया और लेखकों ने खुद अपनी विचारधारा पर नकल अब नहीं करते थे। अब खुद के बारे में जो लिखना होता था, जबकि अंग्रेजी साहित्य में वो अपने खुद के विचार, खुद के जो है शैली में लिखने का प्रयास करते थे, एक न्यू शैली, एक नए फेज के दौर में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ऑथेंटिक इंडियन वॉइस आपको मिले। दे यूज्ड इंग्लिश टू रिफ्लेक्ट इंडियन कल्चर। उन्होंने यानी भारतीयों ने अंग्रेजी का उपयोग भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर, सोशल इश्यूज सामाजिक मुद्दों या सामाजिक समस्याओं, एंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाने के लिए इंग्लिश में लिखना शुरू किया, ताकि ऐसे लोग जो हिंदी भाषी प्रदेश के नहीं हैं या फिर जो सभी भाषाओं को नहीं समझते, वो इंग्लिश सभी जानते थे। इसीलिए इंग्लिश लेखन का जो शुरुआत हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम को बताने, स्वतंत्रता की गुहार लगाने, सामाजिक समस्याओं को समझाने और उसका निराकरण करने, भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंग्लिश लिटरेचर में योगदान देना शुरू किया, इंग्लिश में लिखना शुरू किया। द फेमस ट्रियो, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इंग्लिश नोवेल was laid by the three great writers। भारतीय अंग्रेजी उपन्यास की नींव तीन महान लेखकों ने रखी जो कि भारतीय थे भारत में। पहले का नाम मुल्क राज आनंद, फोकस्ड ऑन द पुअर एंड अनटचेबल्स, यानी कि ये मुल्क राज आनंद की बात किया तो इन्होंने रचना जो लिखी वो बेसिकली गरीबों पर केंद्रित थी और ऐसे लोगों पर केंद्रित थी जो कि अनटचेबल्स हैं, यानी कि छुआछूत वगैरह से संबंधित, उस पर लिखना शुरू किया। आर के नारायण बड़े फेमस लेखक, फोकस्ड ऑन मिडिल क्लास लाइफ इन हिज फिक्शनल टाउन मालगुडी, यानी कि आर के नारायण साहब ने अपने काल्पनिक शहर मालगुडी में मध्यम वर्ग जो है मिडिल क्लास फैमिली, उन पर लिखना शुरू किया। ठीक है, और जो है अगर बात की राजा राव फोकस्ड ऑन फिलोसॉफिकल आइडियाज, यानी एक राजा राव नाम के लेखक है, उन्होंने क्या किया, राजा राव ने दार्शनिक विचारों पर केंद्रित होकर के उपन्यास लिखने शुरू किए। तो भारतीय साहित्य में तीन महान विद्वान जिन्होंने उपन्यास अंग्रेजी में लिखने की शुरुआत करी। एक तो लिखता था, किस पर लिखता था, एक अनटचेबल्स पर लिखता था, गरीबों पर लिखता था। दूसरा अपने मालगुडी जो उनकी कल्पना का एक सिटी था, उसके मध्यम वर्ग के जो फैमिली है उन पर लिखा करता था। और तीसरा जो है राजा राव, वो क्या लिखता था, दार्शनिक विचार को लिखा करता था, फिलोसॉफिकल थॉट पर लिखता था। अब दूसरा चरण खत्म हुआ, अब तीसरा चरण आता है यहाँ पर। तीसरा चरण कौन सा बेटा, द पोएट इंडिपेंडेंस एंड ग्लोबल फेज, स्वतंत्रता के बाद और वैश्विक चरण जो आया 1970 के बाद में, आप देखते हैं ये चढ़ आता है इंग्लिश लेखन का भारत में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, IWE, यानी IWE मतलब होता है इंडियन राइटिंग इंग्लिश। ठीक है, IWE गेन्ड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, यानी भारतीय अंग्रेजी लेखन को वैश्विक पहचान मिली कब, स्वतंत्रता के बाद। राइटर्स स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विथ लैंग्वेज, लेखकों ने भाषा के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। मिक्सिंग इंडियन वर्ड्स एंड रिदम्स इनटू इंग्लिश,
यानी कि इंडियनाइजेशन शुरू हो गया ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी का भारतीयकरण यहाँ पर शुरू हो चुका था। यानी यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजी में भारतीय शब्दों और भारतीय लय, रिदम, राइम, इन सभी को भारतीय आधार पर लिखना शुरू किया गया अंग्रेजी में, ठीक है। और इस तरीके से अंग्रेजी का भारतीयकरण यहाँ से शुरू हो चुका था 1970 के बाद से। टर्निंग पॉइंट जो रहा अंग्रेजी लिटरेचर का भारत में, सलमान रुश्दीज मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 वाज अ रिवॉल्यूशन। सलमान रुश्दी का मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 में जो रचना आई एक क्रांति थी। ब्लेंडिंग हिस्ट्री, मिथ एंड मैजिकल रियलिज्म, यानी जिसमें इतिहास, मिथक और जादुई यथार्थवाद, मैजिकल रियलिज्म का मिश्रण किया गया था, ठीक है, सलमान रुश्दी की रचना में, द मिडनाइट चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ा। मॉडर्न राइटर्स की बात की जाए, राइटर्स लाइक अरुंधति राय, अमिताभ घोष एंड विक्रम सेठ अचीव्ड इंटरनेशनल फेम। अरुंधति राय, अमिताभ घोष और विक्रम सेठ जैसे लेखकों ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी। मेकिंग IWE इंडियन राइटिंग इंग्लिश इन इंग्लिश अ पावरफुल एंड डिवर्स ग्लोबल लिटरेरी फॉर्म। इन लेखकों ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी जिससे भारतीय अंग्रेजी लेखन एक शक्तिशाली और विविध वैश्विक साहित्यिक रूप बन गया। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये हो गया भैया आपका इंडियन जो लिटरेचर था, भारत में किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर लिखा जा रहा है, इंग्लिश राइटिंग में भारत का क्या योगदान रहा, कैसे विकास हुआ, उसको मैंने समझा स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, सब कुछ आपको बताया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका, दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। लघु कहानी यानी कि शॉर्ट स्टोरी का क्या तत्व है, एलिमेंट्स क्या क्या है। देखिए, एक लघु कहानी या शॉर्ट स्टोरी एक संक्षिप्त एक काल्पनिक तथ्य कथा होती है जिसमें एक उपन्यास के सभी प्रमुख तत्व शामिल होते हैं, लेकिन इसका ध्यान एक ही घटना या सीमित पात्रों पर केंद्रित होता है। इसके मुख्य 5 या 6 तत्व होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में आप समझते हैं, एक होता है आपका कथानक, ठीक है। कथानक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्लॉट कहा जाता है, ठीक है, प्लॉट कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स यानी कि कुछ लोग, पात्र, चरित्र। ऐसे होता है आपका डायलॉग जो संवाद शैली होती है। तीसरा होता है आपका देश काल या वातावरण, ठीक है, जिसको आप सेटिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है लैंग्वेज एंड स्टाइल, ठीक है, भाषा और शैली। फिर इसके अलावा होता है आपका एम्स, कहानी का उद्देश्य। यही सब मिलाकर के 6 तत्व होते हैं, बेसिकली 5 या 6 तत्व आप कह सकते हैं। सबसे पहला तत्व होता है शॉर्ट स्टोरी का क्या, प्लॉट यानी कथानक। कथानक की बात करें बाबू तो क्या होता है, प्लॉट इज द ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक्स अप अ स्टोरी, यानी कि एक सीक्वेंस में स्टोरी को सेट करता है प्लॉट। यानी कथानक कहानी बनाने वाली घटनाओं का एक व्यवस्थित, एक सिस्टमेटिकल क्रम होता है, ठीक है। यानी एक व्यवस्थित क्रम होता है जिसमें कहानी की जो घटनाएं होती है सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। इफ फोकस, यह कारण, ऑन द केस एंड इफेक्ट चेन शोविंग व्हाई थिंग्स हैपन, यह कारण और प्रभाव, रीजन एंड इफेक्ट की एक श्रृंखला पर केंद्रित होता है। यह दर्शाता है कि चीजें क्यों होती हैं और किस तरीके से होती, पहले कौन सी चीज हुई उसके बाद में क्या होगी, कारण, परिणाम, प्रभाव, सब कुछ ये आपको एक सिस्टम से बताती है। ये होता है प्लॉट आपका। स्टेजेस, अ प्लॉट इंक्लूड्स द एक्सपोजिशन यानी परिचय। इसमें सबसे पहले इसमें 3 स्टेज या 4 स्टेज होते हैं, बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। कथानक में क्या होता है, सबसे पहली बात, एक होता है कथानक में उसका शुरुआती दौर जिसको आप प्रारंभ कहते हैं, जिसको आप परिचय कहते हैं। दूसरा होता है राइजिंग एक्शन यानी बढ़ती हुई घटनाएं आती हैं। तीसरा होता है क्लाइमेक्स आता है उसमें, प्लॉट मतलब कहानी में, लघु स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में क्लाइमेक्स होता है। इसको चरम सीमा, सबसे बड़ा मोड़ कहानी में होता है जो जिसमें क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स कब बदल जाए, तो ये क्लाइमेक्स क्या है उसमें। इसके अलावा फॉलिंग एक्शन यानी घटती हुई घटनाएं, यानी घटनाएं कम होती रही और फिर एंडिंग की ओर। एंड रेजोल्यूशन यानी समाधान, कंक्लूजन, निष्कर्ष जो होता है लास्ट में होता है। इस तरीके से एक प्लॉट में तमाम सारे स्टेज होते हैं, तमाम सारे स्तर होते हैं,
इन्हीं स्तरों के द्वारा कहानी आगे बढ़ती है और नाना प्रकार के यानी इन सभी प्रकार के स्तरों के माध्यम से एक लघु स्टोरी यानी एक शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो आगे बढ़ती है और चीजें कंप्लीट होती है। एक लघु स्टोरी का यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी का दूसरा जो होता है वो होता है चरित्र यानी चरित्र यानी पात्र और चरित्र जिसको आप कहते हैं कैरेक्टर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें जो है भूमिका निभाते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए कैरेक्टर्स आर द पीपल एनिमल्स और फिगर्स हु परफॉर्म द एक्शन इन द स्टोरी, यानी उस कहानी में जो एक्शन कर रहे हैं, जो अभिनय कर रहे हैं या जो एक प्रकार से चरित्र वे लोग हैं, जानवर हो सकते हैं, कोई आकृतियां हो सकती हैं, जो कहानी में कार्य करते हैं, जो कहानी में एक्शन के रूप में दिखाए जाते हैं। शॉर्ट स्टोरी फोकस यानी कि कहानी की बात करें अपनी छोटी लंबाई की वजह से, तो ड्यू टू इट्स शॉर्ट लेंथ, अपनी छोटी कहानी के कारण, a short story usually focus on the main character whose life or internal world is explored deeply। एक लघु कहानी, एक शॉर्ट स्टोरी आमतौर पर एक मुख्य चरित्र, एक नायक होता है कहानी का, एक मुखिया होता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है, पर केंद्रित होती है, जिसके जीवन या आंतरिक दुनिया को गहराई से खोजा जाता है, उसी से संबंधित पूरी एक घटना होती है, कहानी होती है, जिसको 20 मिनट में पढ़ करके एक व्यक्ति समाप्त कर सकता है, उसी को कहानी कहते हैं, उसी को शॉर्ट स्टोरी अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये है आपके शॉर्ट स्टोरी का दूसरा जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर इस तरीके से डिफाइन होता है। तीसरा होता है आपका सेटिंग, जिसको परिवेश कहते हैं, यानी देश काल वातावरण, कहानी कहाँ की है, रचना कहाँ पर लिखी गई, किस आधार पर, यानी कौन गांव की रचना है, किस जगह की रचना है, उसी को कहते हैं सेटिंग यानी कि परिवेश। देश काल एवं वातावरण भी कहते हैं इसको हिंदी में। सेटिंग इज द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, यानी कि परिवेश वह समय और स्थान है जहां कहानी घटित होती है, यानी जहां पर कहानी की घटना घटित होती है, उसी स्थान या उसी समय को कहा जाता है सेटिंग यानी परिवेश। इट इंक्लूड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें भौतिक वातावरण भी शामिल है। हिस्टोरिकल इरा यानी कि कोई ऐतिहासिक युग भी शामिल हो सकता है, एंड सोशल एटमॉस्फेयर, सामाजिक माहौल भी इसमें आप बता सकते हैं, ये भी शामिल है। तो इस तरीके से परिवेश वह माध्यम है, सेटिंग वह माध्यम होता है जिसमें स्थान और कहानी जहां पर, जिस स्थान पर, जिस समय पर, जिस टाइम पे घटित होती है उसके बारे में आपको बताता है। इंपॉर्टेंस, द सेटिंग ऑफ्टन हेल्प्स टू एस्टेब्लिश द मूड एंड कैन समटाइम्स एक्ट एज अ सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कहानी के बारे में इसमें इसके कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष होता था। अगला है आपका संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल दैट द प्रोटोगोनिस्ट फोकस। संघर्ष वह केंद्रीय समस्या होती कहानी की या टकराव है जिसका सामना नायक करता है, उस संघर्ष का या किसी भी चीज का, ठीक है, घटना का सामना एकदम से नायक ही करता है जो उसमें मेन पात्र होता है। इट इज व्हाट ड्राइव्स द प्लॉट फॉरवर्ड, यह वह है जो कथानक को आगे बढ़ाता है, उसी को बोलते घटनाओं में संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लाइमैक्स आता है बीच में, तो वो चीजें। अगला होता है टाइप्स। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी इंटरनल यानी कि व्यक्तिगत बनाम स्वयं, जैसे मन का संघर्ष हो गया, और एक्सटर्नल व्यक्ति के बनाम व्यक्ति का संघर्ष हो गया, व्यक्ति बनाम प्रकृति का संघर्ष हो गया। ये सब संघर्ष जो होता है इसमें चलता रहता है। व्यक्ति इस मोड़ पर कभी कभी आ जाता है कि वो क्या करे क्या ना करे, उसका मन कुछ और कर रहा है, उसका शरीर कुछ और करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे में उसको किसकी सुननी चाहिए, मन की या शरीर की, ठीक है, आत्मा की या मन की। ऐसे में इसी को कहानी में ये भी चीजें आती है, मोड़ आता है। फिर इसकी एक थीम होती है, विषय वस्तु। द थीम इज द सेंट्रल अंडरलाइनिंग मैसेज, आइडिया और यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी एक सार्वभौमिक सत्य होता है, एक मैसेज, एक आइडिया, एक विचार होता है। दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे अबाउट लाइफ और ह्यूमैनिटी, यानी कि एक मानवता के लिए प्रयास करता है कि चीजों को बताए। विषय वस्तु वह केंद्रीय मूल संदेश या विचार होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, जिसे लेखक जीवन या मानवता के बारे में बताने की कोशिश करता है, एक उद्देश्य के साथ कहानी लिखी जाती है। दैट जैसे आपके एग्जाम्पल के रूप में द थीम ऑफ ओ हेनरी द लास्ट लीफ इज होप एंड सेक्रीफाइस। इसमें आप देखते हैं सेक्रीफाइस एंड आशा की कहानी है, तो कहीं ना कहीं पे इसमें एक मेन थीम होती है, उस पर कहानी पूरी चलती है। तो ये थीम किस यानी सेक्रीफाइस पर कोई कहानी होती है, कोई होप यानी आशा पर होती है, ठीक है। ऐसे ही कोई आपकी कहानी जो होती है, तमाम सारी चीजें होती है। जैसे ओ हेनरी की रचना है आपके द लास्ट लीफ, तो ये होप एंड
जो है सेक्रीफाइस की पूरी कहानी पर बयां करते थे। एक थीम है उसकी, ठीक है, ये बात आप ध्यान में, विषय वस्तु। इसके बाद में एक उद्देश्य होता है, एम होता है, भाषा शैली होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब तत्व होते हैं एक कहानी के, एक शॉर्ट स्टोरी के। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, priorities change when the child loses his parents. Discuss the theme of the story The Lost Child in reference to the above statement. यानी ये जो स्टेटमेंट डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, priorities change when the child loses his parents. इस कथन के संदर्भ में जब बच्चा अपने माता पिता को खो देता है तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इस कथन के संदर्भ में कहानी द लोस्ट चाइल्ड के विषय की चर्चा कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न है। यह कथन मुल्क राज आनंद की कहानी द लॉस्ट चाइल्ड के मुख्य विषय यानी थीम को पूरी तरह से समझाता है। जो कथन ऊपर लिखा है, यह कहानी दिखाती है कि एक बच्चे के लिए भौतिक इच्छाओं से अधिक माता पिता का प्यार और सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। द प्रायोरिटीज बिफोर लॉस, खोने से पहले की प्राथमिकताएं बच्चों की। will at the fear with his parents, मेले में अपने माता पिता के साथ रहते हुए। द चाइल्ड इज ड्राइवन बाई एवरी ब्यूटीफुल साइट, यानी कि वो जब अपने माता पिता के साथ बच्चा मेले में है तो बच्चा हर सुंदर चीज से आकर्षित होता है, हर सुंदर चीजें उसको अच्छी लगती है। पापा ये अच्छा लगता है, पापा ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरीके। द बैलून्स, द स्वीट्स, द टॉयज, यानी कि गुब्बारे अच्छे लगते, मिठाइयां अच्छी लगती, खिलौने लगते, और टॉयज एंड द राउंड अबाउट स्विंग, यानी कि उसको झूला अच्छा लगता है, जो घुमावदार झूला है वो। हिज वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मटेरियल डिजायर एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, उसकी दुनिया भौतिक इच्छा और तत्काल खुशी के इर्द गिर्द घूमती। किसकी? उस बच्चे की। वो मेले में जो जो देखता है सब कुछ उसे अच्छा लगता है। जब आप छोटे होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, तो आपको वो सब चीजें अच्छी लगती है जो कि आपको तुरंत सुख प्रदान करने वाली होती है। आप उसका दीर्घकालीन दुख नहीं देखते, लेकिन उसका क्षणिक आनंद जरूर देख लेते हैं। तो वही चीजें। कॉन्फ्लिक्ट, he repeatedly asked for these things, but his fear of his parents' refusal prevents him from publish his demands too hard. The moment of change, बदलाव का क्षण। When the child turns and finds his parents are gone, जब बच्चा मुड़ता है और देखता है कि उसके माता पिता चले गए हैं मेले में, his immediate desire is replaced by panic and deep, तो बच्चा उसकी तत्काल इच्छा की जगह घबराहट और एक गहरा परेशानी वाला डर उसके समक्ष आ जाता है। अब उसको मेले में झूला झूलने का शौक नहीं, मिठाइयां खाने का शौक नहीं है, उसको अदर चीजें तुरंत उसकी भूल जाती हैं, और वह जो है क्या हो जाता है, वो गहरा परेशान करने वाला डर उसके दिमाग में आ जाता है। Consuming fear, the loss of his security shatters his entire framework of wants, उसकी सुरक्षा के नुकसान से उसकी इच्छाओं का पूरा ढांचा टूट जाता है, और इस तरीके से वो जो है जितनी इच्छाएं उसकी होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब उसकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बच्चा सोचता है कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा, मेले में माता पिता पेरेंट्स चले गए तो हमको कौन घर तक पहुंचाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में वो सारे अपने डिमांड्स को, सारी अपनी इच्छाओं को भूल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको अब एक बड़ी इच्छा आ गई उसके समझ। रिफ्यूज्ड ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया को अस्वीकार करना, वो भौतिक दुनिया से नाता तोड़ने का प्रयास करता वो बच्चा। A kind man finds the weeping boy and offers him everything he had previously
क्रेव्ड यानी कि एक दयालु व्यक्ति उसको ढूंढता है और वो जब बच्चे को रोता हुआ देखता है तो वो एक प्रकार से बताता है, ऑफर रखता है उसके लिए। अभी मैं बताता हूँ उसका। अ राइड ऑन द स्विंग, द स्नेक चार्मर्स, मैजिक, म्यूजिक एंड द ब्यूटीफुल कलर्ड स्वीट्स। एक दयालु व्यक्ति रोते हुए बच्चे को पाता है और उसे वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी उसने पहले इच्छा की थी। झूले की सवारी करवाता है, सपेरे का संगीत दिखाता है, सुंदर रंगीन मिठाइयां उसको खिलाता है, जो बच्चा पहले कह रहा था। लेकिन वो एक प्रकार से माता पिता की फिराक में है, माता पिता उसके गुम हो चुके हैं, वो उसके लिए परेशान है बच्चा। एक दयालु व्यक्ति मिलता जरूर है उसमें, लेकिन बच्चा इन सभी वस्तुओं को अस्वीकार कर देता है। बच्चा कहता है कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा मम्मी तक पहुंचा दो। द चाइल्ड रिजेक्ट्स ऑल दीज टेम्पटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी बच्चा इन सभी आकर्षक वस्तुओं को अस्वीकार कर देता है। क्राइंग आउट ओनली वन रिपीटेड फेज, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। ये बात बोलता है, केवल एक ही शब्द को दोहराता है बच्चा, बार बार वाक्य निकलता, चिल्लाता है बच्चा, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे झूला नहीं चाहिए, मुझे घोड़े की सवारी नहीं चाहिए, मुझे स्नेक की सवारी नहीं चाहिए, स्नेक टाइप का झूला होता है वो सवारी नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इस तरीके से बच्चा बार बार चिल्लाता है। ये कहानी में ये पूरा का पूरा कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। तो यही चीजें इसमें कहानी पूरा ही चलता रहता है, तो ये सब चिल्लाता है। दिस शोज दैट हिज अल्टीमेट प्रायोरिटी इज नॉट प्रेजर प्लीजर और परसेप्शन बट द फंडामेंटल इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइडेड बाय हिज पेरेंट्स। तो वो जब इस तरीके से चिल्लाता है तो उसमें यह दर्शाता है ये चीज कि वो बार बार मम्मी पापा को अपने मिलने के लिए बोलता है, उनको वो सारी चीजें नहीं चाहिए जो उसको पहले चाहिए थी। यह दर्शाता है कि उसकी अंतिम प्राथमिकता खुशी या संपत्ति नहीं है, अंतिम प्राथमिकता जो उसकी है उसके माता पिता है। उसके माता पिता द्वारा प्रदान की गई मूलभूत भावनात्मक सुरक्षा जो उसको बच्चे को इमोशनली कनेक्ट करता है और बच्चे को कहीं ना कहीं पे ये विश्वास दिलाता कि माता पिता है, तो वो अगर सिंह भी आता है माता के सामने, बच्चे के सामने, अगर उसको उसके बच्चे को मारने के लिए, तो शेर से भी माताएं और पुरुष मतलब कि पिता लड़ जाता है। अभी मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो और कहीं किसी संकट में पड़ जाए तो अपनी जान से बढ़कर के अपने बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं। तो बच्चे को ये पता होता है कि अगर मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, तो फिर उसमें बाद दुनिया की सारी खुशी हमको दे सकते हैं, लेकिन अगर वही नहीं रहेंगे तो आज का क्षणिक आनंद क्या होगा। इसी पर पूरी की पूरी कहानी जो है टिकी हुई है, द लॉस्ट चाइल्ड। ये एक प्रकार से कहानी है। आपने समझा कहानी को, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया है, ठीक है। आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला आपका प्रश्न है, व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट इंडियन थॉट रिगार्डिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद विश्व विजय के संबंध में भारतीय विचार के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत को दुनिया को जीतना है, लेकिन यह विजय हथियारों से नहीं बल्कि विचारों और आध्यात्मिकता से हम दुनिया को जीत सकते हैं। तो पहली बात वो क्या बताते हैं, पहली बात बताते हैं बेटा क्या, स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट नॉट मटेरियल, यानी आध्यात्मिक विजय की बात करते हैं, ना कि भौतिक विजय की बात करते हैं, दुनिया विजय की बात करते हैं। विवेकानंद क्लियरली स्टेटेड दैट इंडियाज कंक्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मस्ट बी अ स्पिरिचुअल कंक्वेस्ट, यानी कि नॉट अ पॉलिटिकल, मिलिट्री और मटेरियल ओन, यानी कि वो ना पदार्थ की विजय की बात करते हैं, ना राजनीतिक विजय, ना ही सैन्य विजय की बात करते हैं, बल्कि वो एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक विजय की बात करते हैं। ही ऑफ्टन referred to Emperor Ashoka, whose conquest was described as one of a religion and spirituality। यानी कि विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत की विश्व विजय आध्यात्मिक विजय होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक, सैन्य या भौतिक विजय। उन्होंने अक्सर सम्राट अशोक का उल्लेख किया, जिनकी विजय को धर्म और आध्यात्मिक की विजय के रूप में वर्णित किया कि धर्म और आध्यात्मिकता की विजय हमको चाहिए। पूरी दुनिया पर हमको धर्म और आध्यात्मिकता पर विजय प्राप्त करना है, ना कि हमको विजय प्राप्त करना किस पर भैया, ना कि हमको विजय प्राप्त करना किस पर, जो है सैन्य विजय या इन सभी की विजय नहीं प्राप्त करनी है, राजनीतिक तरीके से नहीं, बल्कि हमको आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने की जरूरत है। कोर प्रिंसिपल
ही स्ट्रेस्ड दैट लव मस्ट कन्क्वेर हार्टेड। उन्होंने जोर दिया कि प्रेम को ही नफरत पर जीत हासिल करनी चाहिए, यानी प्रेम जो होता है वो नफरत पर विजय प्राप्त कर लेता है। एंड दैट मटेरियलिज्म कैन नॉट सॉल्व द माइजर्स क्रिएटेड बाई मटेरियलिज्म इटसेल्फ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भौतिकवाद अपने द्वारा बनाए गए दुखों को स्वयं हल नहीं कर सकता है, इसके लिए हमको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीजों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात कहते हैं स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ वेदांता, वेदांत के संदेश का प्रसार करने की बात करते हैं कि वेदांत को प्रसार किया जाए। द पर्पज ऑफ द कंक्वेस्ट इज टू स्पीयर द ग्रेट लाइफ गिविंग फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। इस विजय का उद्देश्य भारत के प्राचीन संतों के महान जीवन देने वाले दार्शनिक सिद्धांतों, विशेष रूप से ऑफ इंडियाज एंशिएंट स्टेजेस, स्पेशली दैट ट्रुथ्स ऑफ वेदांता फिलोसॉफी टू एवरी नेशन। वो चाहते थे कि जो भारत के दार्शनिक सिद्धांत, जो महान संतों ने भारत के दार्शनिक सिद्धांत दिए हैं, विशेष रूप से वेदांत दर्शन, ठीक है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, ये सभी की शिक्षा, सत्यों को हर राष्ट्र में फैलाना इनका जो उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। द नीड ऑफ द वेस्ट, उनका मानना था कि पश्चिम, he believed that the West, despite its technological and material prosperity, उनका मानना था कि अपनी तकनीकी और भौतिक समृद्धि के बावजूद जो पश्चिम है वाज स्पिरिचुअली इम्पटी, यानी कि वो खाली है। किसमें? स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता में खाली है, आध्यात्मिक रूप से खाली है। जो पश्चिम का समाज है, जो यूरोप की कंट्रीज हैं, भले ही वो आज भौतिक पदार्थ बहुत ज्यादा बना चुकी हो, बहुत ज्यादा उनके पास तमाम सामान हो, तमाम टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो आज भी आध्यात्मिकता में भारत से पीछे ही है, और एकदम से खाली है। पीछे क्या, एकदम से खाली है उनका, ठीक है, उसी बात को कहते हैं। तो उनको भरने का काम, उस इम्पटी को भरने का काम करते हैं, इम्पटी। एंड वाज वेटिंग फॉर इंडियाज थॉट, वो इम्पटी जगह, वो खाली जगह, और अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक आध्यात्मिक आधार प्रदान करने हेतु भारत के विचारों की प्रतीक्षा कर रहा है पश्चिम, ठीक है। थॉट टू प्रोवाइड द स्पिरिचुअल फाउंडेशन नेसेसरी फॉर दियर सर्वाइवल। तो भारत के विचारों का, भारत के आध्यात्मिक विचारों की प्रतीक्षा कौन कर रहा है? जो खाली आध्यात्मिक जो है पूरा का पूरा पश्चिम पड़ा हो, जिसको आध्यात्मिकता में पिछड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा। कंडीशन ऑफ नेशनल लाइफ, राष्ट्रीय जीवन की शर्त भी रखते हैं। विवेकानंद saw the propagation of Indian thought as vital for India itself. He declared the only condition of national life. विवेकानंद ने भारतीय विचार के प्रसार को भारत के लिए ही महत्वपूर्ण माना। उन्होंने घोषित किया कि राष्ट्रीय जीवन, जागृत और सशक्त राष्ट्रीय जीवन की एकमात्र शर्त भारतीय विचार के द्वारा दुनिया की विजय, यानी भारतीय विचारों के माध्यम से दुनिया पर विजय प्राप्त करना है। उनका क्या मानना था? उनका मानना था ही डिक्लेयर्ड द ओनली कंडीशन ऑफ नेशनल लाइफ ऑफ अवाक्ड एंड विगरियस नेशनल लाइफ इज द कंक्विस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट। इस तरीके से वो जीवन, मतलब पूरे भारत पर, पूरे उस पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। किसके बारे में वो प्राप्त करना चाहते? विजय प्राप्त करना चाहते थे पूरे सिस्टम के बारे में, और पूरे तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे। इस तरीके से आपने इन चीजों को पढ़ा जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, डिस्कस द प्लॉट ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। द लेमेंट के स्टोरी, यानी कि उसके कथानक की चर्चा की। द लेमेंट कहानी, उसके कथानक के बारे में चर्चा करनी है। चले देखते हैं। ऑथर एंड फोकस, एंटोन चेक्यू की रचना है ये। एंटन चेक्यू की रचना है द लेमेंट। एक कैब चालक है, उसका नाम है आयोन पोर्टपो। आयोन पोर्टपो के दुख और अकेलेपन पर केंद्रित पूरी की पूरी एक रचना है, कहानी है। कहानी का कथानक बहुत सरल है, लेकिन भावात्मक रूप से एक गहरी संदेश देने वाली एक स्टोरी है। पहला कथानक का जो पहला बिंदु है, एक्सपोजिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, परिचय और संघर्ष। द प्लॉट बिगिंस ऑन द कोल्ड स्नोवी इवनिंग
कथानक की शुरुआत, द प्लॉट बिगिनिंग ऑन अ कोल्ड स्नोवी इवनिंग। कथानक एक ठंडी बर्फीली शाम को शुरू होता है। कहानी का कथानक। द मेन कैरेक्टर लोना पोटापो, सॉरी यहां पर आई है, आयोना या आयोन, आयोन पोटापो इज सिटिंग इमोबाइल ऑन हिज स्लाइड। मुख्य पात्र जो है आयोन पोटापो अपनी स्लेज पर स्थिर बैठा है। स्लाइड। हिज माइंड कंज्यूम्ड बाय द डेप्थ ऑफ हिज सन अ वीक प्रियोर। उस पर बैठा स्लेज पर, उसका दिमाग एक सप्ताह पहले मरे अपने बेटे के दुख से घिरा हुआ है। यानी उसका बेटा जो है वो एक सप्ताह पहले उसकी डेथ हो गई है और वह जो है उसी दुख के बारे में जो है, उसके दुख जो है घिरा हुआ है, उसी दुख में एकदम से डूबा हुआ है। हिज ड्राइविंग फोर्स एंड सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इज हिज desperate need to find someone, anyone to share his overwhelming grief with। अपने बेटे के दुख से घिरा हुआ है। उसका मुख्य संघर्ष जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की उसकी बेताब जरूरत है जिसके साथ वह अपने अत्यधिक दुख को साझा कर सके। यानी उसका बेटा मरा हुआ है, उसको वो अपने विचारों किसी को बता सके। क्योंकि जब आप दुख में होते हैं तो किसी के सर पर आप जो है, किसी के कंधों पर आप अपना सर रख करके रो देते हैं या बता देते हैं अपनी बातों को, थोड़ा हल्के हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति जब कोई मरता है तो आप देखते पकड़ पकड़ करके व्यक्ति रोता है, किसी दूसरे को कोई पहुंच जाता है उसको पकड़ के रोता है, तो वो अपने दुख को बयां कर रहा होता है, अपने दुख को बांट रहा होता है। तो यही सेम कहानी में इसमें भी कि उसका लड़का मरा हुआ है। आयोन पोटपो जो है वो किसी ऐसे बंदे की तलाश में है, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो कि उसकी बातों को सुन सके, उसकी बातों को समझ सके, वो अपनी बातों को, सारी बातों को उससे कह सके। राइजिंग एक्शन, मनुष्य की उदासीनता यहां पर आपको दिखाई। आयोन पिक्स अप अ मिलिट्री मैन, वो एक मिलिट्री मैन को चूज करता है। देन अ ग्रुप ऑफ राउडी यंग मैन एंड लेटर अ हाउस पार्टर। दीज encounters from the rising action। वो एक ऐसे आयोन जो है एक सैन्य आदमी को फिर से शोर मचाने वाले युवा पुरुषों के एक समूह को और बाद में एक घर पोर्टर को बिठाता है। इन मुलाकातों में कथा आगे बढ़ती है और हर बार आयोन अपने बेटे की मौत का विषय शुरू करने की कोशिश करता है। अक्सर मेरा बेटा मर गया, यही कह करके वो चीजों को आगे बढ़ाता है। ईच इंट्रैक्शन आयोन tries to introduce the topic of his son's death often starting with my son dead। इसी शब्द से जो है बात को शुरू करता है, बात को खत्म करता है। क्लाइमेक्स, असफलता का जो चढ़ आता है इसमें, क्लाइमेक्स जो कहानी का है, कथानक का, ये है द क्लाइमेक्स occurs when Ion attempts one last time to tell his story। चरम सीमा तब आती है जब आयोन अपनी कहानी बताने की आखिरी कोशिश करता है। दिस टाइम टू अ फेलो यंग कैब राइटर हु इज स्लीपिंग इन द कॉर्नर। इस एक बार एक साथी युवा कैब चालक से जो कोने में सो रहा है। दिस ड्राइवर टू इज interested and dismiss him curtly। इस बार क्या होता है, जब लास्ट बार वो आखिरी बार कोशिश करता है अपने बेटे की कहानी को बताने का। इस बार एक साथी युवा कैब चालक से जो कोने में सो रहा होता है, कैब चालक, उसका एक साथी युवा कैब चालक से जो एक कोने में सो रहा होता है उससे जाकर के यह चालक भी दिलचस्पी नहीं लेता है और उसे झिड़क देता है। किसको झिड़क देता है? इसको झिड़क देता है। और इस तरीके से यहां पर क्लाइमेक्स आता है। रिजल्ट क्या निकलता है? द फाइनल रिजेक्शन marks the peak of Ion's isolation and despair। He realizes he cannot find
स्लेस इन द ह्यूमन वर्ल्ड। यहाँ पर एक मानवीय संवेदना, किसी का दुख कोई सुनना नहीं चाहता। कहानी इसी पर आधारित है। समाधान ये निकलता है, आयोन गिव्स अप अ ह्यूमंस एंड गोज टू द स्टेबल्स टू फीड हिज हॉर्स। आयोन इंसानों से उम्मीद छोड़ देता है कि उसकी कोई कहानी सुनेगा, उसका कोई दुख सुनेगा। आयोन पोर्टपो अब अपनी कहानी, अपने बेटे की दुख भरी कहानी को इंसानों से कहने के लिए नाता तोड़ लेता कि भाई इंसानों से अब नहीं कहूंगा, और अपने घोड़े को खिलाने के लिए अस्तंबल में जाता है। इन आ क्विट मोमेंट ही स्टार्स pouring out his entire story and sorrow to the mare। एक शांत पल में वह अपना सारा दुख घोड़ी को बताने लगता है। जो घोड़ी है, उस घोड़ी को जो है अपना सारा दुख जो है बताने लगता है अस्तबल में जाकर। द हॉर्स सिंपली लिसन ब्रीदिंग एंड आयोन हैंड्स। घोड़ा बस सुनता रहता है और आयोन के हाथ पर सांस लेता रहता है, और वो अपनी सारी कहानी, दुख भरी कहानी आयोन जो होता है उसी घोड़े को बताता रहता है। तो ये कहानी बेसिकली ये बताती है कि कोई भी इंसान किसी के दुख की कथा को नहीं सुनना चाहता। ठीक है, तो दुख किसी का कोई व्यक्ति नहीं सुनना चाहता। आप किसी से बताएंगे कि हमारा ये हो गया तो कोई नहीं सुनेगा। मीनिंग्स दिस अनएक्सपेक्टेड साइलेंट कनेक्शन विद द एनिमल प्रोवाइड्स आयोन विद द स्लोस एंड रिलीज द डिस्परेटली सॉट। यानी जानवर के साथ यह अप्रत्याशित शांत संबंध आयोन को वह सांत्वना और राहत प्रदान करता है जिसकी वह बुरी तरह तलाश कर रहा था, कि कोई तो उसकी बात सुने। और कथानक को मानवता की ठंडक बनाम एक जानवर की सरल सहानुभूति को उजागर करके समाप्त करता है। इस तरीके से एंटोन चेखोव की यह कहानी बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, द प्लॉट ही डिस्प्रेडिस आउट, concluding the plot by highlighting the coldness of humanity versus the simple empathy of an animal। एक जानवर की एम्पैथी, एक जानवर की सहानुभूति यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाती है, एक सरल सहानुभूति जो उसके एक प्रकार से बातों को सही तरीके से समझ पाती है। और आगे दूसरा प्रश्न आपका था, जोसेफ एडिसन एक निबंध कार्यक्रम में चर्चा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिन बच्चों को इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तमाम सारा पीडीएफ आपको, वैसे इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें आपका वो लिखे जॉन एडिसन का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, आप कहे तो मैं इसको भी बता दूं आपके पास। चलिए, जॉन एडिसन कितना बचा हुआ है, चलिए देख ही लेते हैं। जॉन एडिसन पर एक निबंध कार्य के रूप में चर्चा कीजिए। देखिए, जोसेफ एडिसन 18वीं सदी के एक महत्वपूर्ण निबंधकार थे जो मुख्य रूप से रिचर्ड स्टील के साथ मिलकर के प्रकाशित किए गए अपने आवधिक निबंधों, यानी कि जो सेपरेटर एंड टेटलर जो निबंध है उसके लिए प्रसिद्ध है। द फादर ऑफ द पीरियडिकल एस्से, आवधिक निबंध के जनक कहे जाते हैं एडिसन। एडिसन एंड स्टीली एसेंशियली इन्वेंटेड द फॉर्म ऑफ द पीरियडिकल एस्से, शॉर्ट पीसेस published frequently, often daily, discussing contemporary life and morality। एडिसन और स्टील ने अनिवार्य रूप से आवधिक निबंध यानी पीरियडिकल एस्से के रूप का आविष्कार किया। जनक कहे जाते हैं स्टील एंड एडिसन जो पीरियडिकल एस्से के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तमाम लघु रचनाएं लिखी जो अक्सर दैनिक रूप से प्रकाशित होती थी, दिन मतलब की डेली, और समकालीन जीवन तथा नैतिकता पर चर्चा करती थी। गोल्स क्या था इनका? हिज गोल्स वाज टू एलिवेट मोरालिटी, उनका लक्ष्य था बुद्धि के साथ नैतिकता को जीवंत करना। विथ विट यानी बुद्धि के साथ नैतिकता को जीवंत करना। एंड टू टेम्पर विट विथ मोरालिटी, मीनिंग ही यूज्ड ह्यूमर यानी विट टू मेक मोरल लेसन्स एंजॉयबल एंड एसेसिबल, यानी और नैतिकता के साथ बुद्धि को संयमित करना, यानी उन्होंने नैतिक शिक्षाओं को एडिसन और स्टील ने सुखद और सुलभ बनाने के लिए हास्य यानी बुद्धि का इस्तेमाल किया। स्टील एंड टोन, स्टाइल एंड टोन यानी शैली और लहजा इनका कैसा था? एडिसन इज नोन फॉर हिज क्लियर पोलाइट एंड मॉडरेट प्रोज स्टाइल। एडिसन अपनी स्पष्ट, विनम्र और संयमित गद्य शैली के लिए प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं। इट वॉज फ्री फ्रॉम
harsh political or religious bias, making it palatable to the rising middle class। यह कठोर राजनीतिक या धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त थी, जिससे यह बढ़ते मध्यम वर्ग के लिए स्वीकार्य थी। इनकी जो एक प्रकार से जो शैली थी, इनका जो लहजा था वो बड़ा जबरदस्त था, जो लोगों को पसंद भी आता था। The separator's voice, he's adopted the persona of Mr. Separator। उन्होंने मिस्टर स्पेक्टेटर का रूप अपनाया, एक अलग रहने वाला पर्यवेक्षक जिसने उन्हें ऑब्जर्वर which allowed him to offer social criticism with gentle irony rather than harsh condemnation। पर्यवेक्षक जिन्हें उन्हें कठोर निंदा के बजाय सौम्य विडंबना के साथ सामाजिक आलोचना करने की अनुमति दी और आगे बढ़ते रहे। कंट्रीब्यूशन टू द नोवेल, उपन्यास में योगदान क्या रहा थॉमस एडिसन का? देखिए, एडिसन्स क्रिएशन ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब मेंबर्स लाइक सर रोजर डी कॉर्ली। एडिसन के द्वारा स्पेक्टेटर क्लब के सदस्यों जैसे कि रोजर डी कावर्ली, द जेंटलमैन का निर्माण विस्तृत, सुसंगत और चित्र प्रस्तुत करता था। प्रोवाइडेड डिटेल्ड कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स स्केच, दिस फोकस ऑन डिटेल्ड इन्वॉल्विंग कैरेक्टर्स वाज अ क्रूशियल स्टेप दैट पेव्ड द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फुल लेंथ इंग्लिश नोवेल लेटर इन द सेंचुरी। ठीक है, यानी विकसित हो रहे पात्रों पर यह ध्यान एक महत्वपूर्ण कदम था जो इन्होंने किया, एडिसन साहब ने। ठीक है, जिसने बाद में सदी की यानी कि सेंचुरी में पूर्ण लंबाई वाले अंग्रेजी उपन्यास के विकास का मार्ग प्रशस्त किया और इस तरीके से अंग्रेजी निबंध में काफी योगदान दिया, काफी उपन्यासों में योगदान दिया। किसने? उपन्यास में बड़ा योगदान रहा इनका, किसका? इन्हीं का। ठीक है, बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने इन चीजों को पढ़ा, तो इन सभी का आपको पीडीएफ प्राप्त करना तो आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, इंग्लिश का भी और भी सब्जेक्ट का सभी का मिल जाएगा। अपना नाम व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर यानी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, यानी कि 2 या 3 जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी पूरी तैयारी, एक को करिकुलर का, एक माइनर का, मेजर को करिकुलर, तीनों सब्जेक्ट मेजर में आपके 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो उन मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, माइनर की को करिकुलर में फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन है या फर्स्ट स्टैंडर्ड हेल्थ है, सभी की तैयारी पूरी बारीकी के साथ हो जाएगी। आपके लिए नोट्स, तमाम सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर की जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, सब कुछ। और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 150 रुपए फीस जमा करते हैं तो आपका पूरा सेकंड सेमेस्टर की 6 महीने की क्लास भी इंक्लूड रहेगी और फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स भी आपको उसमें मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियोस आप यूट्यूब पर भी देख पाएंगे, लेकिन आपको नोट्स जो होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा जब आप हमसे जुड़ेंगे। और सेकंड सेमेस्टर की क्लास भी आपकी शुरू होने वाली है, तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पैरेबरी रोहिलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ कपिल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा पेपर, मासा कुंभरी सारनपुर, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और डीडीयू का ऑब्जेक्टिव होगा। दोनों के लिए एक वीडियो मैं ऑब्जेक्टिव के लिए भी बनाने वाला हूं और पहले की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। इन सभी का मिलता रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट का आपको, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, सभी का आपको मिलेगा मात्र इसी 100 रुपए में। एक सेमेस्टर की फीस है और 150 रुपए में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का मिल जाएगी, जिसमें आपका सेकंड सेमेस्टर क्लास भी होगी। सेकंड सेमेस्टर का सभी विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो उसकी तैयारी अभी से आपकी प्रैक्टिस सेट बनने शुरू हो चुके हैं। तो सेकंड सेमेस्टर की प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलती रहेगी। जब आप सेकंड सेमेस्टर वाला कोर्स भी जोड़ेंगे तो 150 वाला फीस आप जमा करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें आपकी क्लासेस भी होंगी और सेकंड सेमेस्टर की पूरी तैयारी 6 महीने के लिए तैयारी आपकी हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। तो आप फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, ऐसे तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आपका अगर
प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स आपका पेपर का नाम है, तो आप जुड़ सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर का आपको नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में आपका सेकंड सेमेस्टर वाला जब आप जुड़ेंगे तो सेकंड सेमेस्टर के लिए वैसे आपकी फीस, अगर केवल आप चाहते हैं गुरुजी हम केवल सेकंड सेमेस्टर का जुड़ना चाहते हैं, तो केवल सेकंड सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, ठीक है। और केवल फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए है। तो अलग अलग जुड़ेंगे तो 200 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं इकट्ठा जुड़ेंगे तो आपका 150 रुपए में हो जाएगा, तो आपका बड़ा फायदा होगा। सीरीज या किताब खरीदेंगे तो आपका 1000 रुपए से अधिक लग जाएंगे, अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपका बड़ा फायदे में रहेंगे, बहुत कम, यानी 150 में 2 सेमेस्टर आपको क्लास भी मिलेगी, सेकंड सेमेस्टर में एक लाइव क्लास भी मिलेगी आपको, तो सब आपका फायदा ही फायदा है। जुड़ने का प्रयास करें, मेरे हिसाब से आपको 150 रुपए खर्च कर देने चाहिए और जुड़ जाना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।